नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को मैं फिर आगे बढ़ाकर मैं आपके ऊपर आज बात करने वाला हूं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। आज महत्वपूर्ण रूप से मैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है इसके ऊपर चर्चा करूँगा और ये भी बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने प्रकार के डीएनए होते हैं, सही है, किस किस बीस पे डीएनए होते हैं और दोनों मतलब डीएनए में क्या अंतर होता है, इनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा इसके ऊपर। चलिए मैं टॉपिक्स को शुरू करता हूं, सही है। उससे पहले मैं बता दूं, ठीक है, कि आज डीएनए आरएनए में मैंने क्या लाया अंतर, सही है। अगर मान लीजिए देखा जाए यहाँ पर, सही है, थोड़ा बहुत मैं अंतर बता देता हूँ, मतलब बेसिक रूप से क्या अंतर होता है। आप देखिए यहाँ पर साइटोसिन का फिगर मैंने दिखाया है पहले से ही। ये साइटोसिन, पहले तो ये समझा जाए कि मतलब ये देखिए ये डीएनए है, सही है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हुआ डीएनए का। वहीं आरएनए यहाँ पर भी लिखा हूँ, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जगह कम होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, सही है। तो डीएनए आरएनए का दोनों का फुल फॉर्म होता है, सही है। वहीं अगर देखेंगे तो डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन रहेगा, सही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन। अगर तीसरा बात करूं हम लोग तो एडेनिन होगा, एडेनिन। और चौथा बात करें तो थायमिन रहेगा, थायमिन के ऊपर बात करेंगे, सही है। साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन के ये सब मतलब नाइट्रोजनस बेस के कंपाउंड है। वहीं अगर मान लीजिए मैं आरएनए के ऊपर बात करूं तो आरएनए में जो है मुख्यतः साइटोसिन होगा। इसके बाद दूसरा अगर बात बेस करूं तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा हो जाएगा एडेनिन, एडेनिन। अगर चौथा बात करूं तो यूरासिल होगा, यूरासिल। मतलब डीएनए में साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन। अगर वहीं मैं आरएनए में बात करूं तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल होगा, सही है। तो मुख्यतः अगर दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है, इसमें देखिए थायमिन पाया जाता है, सही है। मैंने डीएनए में थायमिन रहता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। वही अगर हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में यूरासिल रहता है, थायमिन नहीं पाया जाता है, सही है। थायमिन के जगह आरएनए में यूरासिल रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि कहेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरएनए में क्या नहीं रहता है, तो आरएनए में थायमिन नहीं रहता। अगर मान लीजिए वही पूछ दे कि डीएनए में क्या नहीं रहता, तो कहिएगा डीएनए में यूरासिल नहीं रहता, मतलब उनके जगह पर थायमिन रहता है, सही है। और उनमें थायमिन के जगह पर यूरासिल रहता है। उनमें कहने का मतलब आरएनए में यूरासिल पाया जाएगा और डीएनए में थायमिन रहेगा, सही है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ एक अंतर है, सही है। तो ये मैंने साइटोसिन का स्ट्रक्चर दिखाया हूँ, यहाँ पर ग्वानिन भी लिख दिया हूँ, एडेनिन का भी स्ट्रक्चर दिखाया हूँ, थायमिन का। अगर इधर देखा जाए तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर, फिर मैंने ग्वानिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर भी दिखाया हूँ, और ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, सही है। ये थायमिन में आरएनए बेस का, सही है। नाइट्रोजनस बेस का कंपाउंड, इधर भी नाइट्रोजनस बेस का कंपाउंड है, सही है। आप इसको देखेंगे, सही है। इसमें देखिए मैं मतलब ये नाइट्रोजनस बेस का सब पेयर रहता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस पेयर, सही है। बेस पेयर रहता है नाइट्रोजनस बेस का, सही है। वहीं देखेंगे तो शुगर फॉस्फेट बेस के बैकग्राउंड मतलब बैकबोन के रूप में काम करता है इसके अंदर, सही है। आप अगर एक अंतर देखिएगा तो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए द्विधागा नुमा कुंडलित संरचना होती है, सही है। वहीं अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सही है। आरएनए जो है सिंगल फॉर्म में होता है। आरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। आरएनए जब भी होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक धागा नुमा कुंडलित संरचना होगी। वहीं डीएनए की बात करूं तो डीएनए द्विधागा नुमा कुंडलित संरचना में पाया जाता है। तो ये कुछ एक अंतर है डीएनए आरएनए में। मैं इसको और थोड़ा डिटेल से बताया हूँ डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये इधर वाला पार्ट्स मैंने ये बीच से डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, सही है। यहाँ से देखिएगा इधर जो है ये आपको मैंने डीएनए का पार्ट्स दिखाया है, ये डीएनए है। अगर मैं वही इसकी बात करूं तो इसमें दिखाया मैंने आरएनए के बारे में बताया हूं, सही है। ये आरएनए का काम करता है और आरएनए में क्या रहता है, सही है। डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से, वहीं आरएनए चलेंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, सही है। डीऑक्सी से हटा देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग पहले अंतर की बात करें तो पहला अंतर में हम लोग देखते हैं डीएनए के अणु में डीऑक्सी राइबो सकरा उपस्थित होता है।
डीएनए के अणु में डिऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, वहीं अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अणु में राइबोज शर्करा उपस्थित होता है। ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होगा, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होगा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होता है, वहीं आरएनए में जो है राइबोज शर्करा उपस्थित होता है। पहला अंतर। अगर मैं दूसरा अंतर की बात करूं तो दूसरे अंतर में देखिएगा डीएनए में थायमिन होता है परंतु यूरासिल का अभाव होता है। देखिएगा मित्रों, परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे मान लीजिए वो केमिस्ट्री में पूछ दे या फिर मान लीजिए बायोलॉजी में पूछ दे, जहाँ पर पूछे आप उनका जवाब दीजिएगा। और कंपटीशन बेस में भी बहुत ज़्यादा कम देता, सही है, जीके जीएस में रूप में बहुत कम देगा, सही है। यहाँ पर देखिएगा आरएनए में यूरासिल होता है परंतु थायमिन का अभाव होता है। मैंने पीछे अभी बताया था, जिक्र किया, आरएनए में यूरासिल होता है परंतु थायमिन नहीं होता, थायमिन का अभाव होता है। अगर मान लीजिए तीसरा मैं अंतर की बात करूं, सही है, तो डीएनए की संरचना कहता है पेंचदार द्वितंतुमैक्ट होती है, सही है, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, द्विकुंडलित होता है। और आरएनए की बात करूं तो आरएनए की संरचना एकल तंतु युक्त होती है, मतलब एक धागानुमा संरचना में होती है। अगर मैं चौथा अंतर की बात करूं, पीछे भी मैंने ये बताया है, चौथा अंतर बात करूं तो डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है, सही है, और इधर भी आनुवांशिकता के रूप में आरएनए आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है, सही है। आरएनए में देखिएगा, सही है, मतलब कुछ एक ऐसे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, सही है, जहाँ पर आरएनए जो है मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, सही है। और जितने भी उच्चवर्गीय जीव हैं उन सब उच्चवर्गीय जीव में डीएनए जो है वह मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, सही है, ये देखा जाता है। ये तो आरएनए आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं होता, सही है, जिम्मेदारी नहीं होता है। अगर मैं पांचवा बात करूं, सही है, नंबर 5 देखूं डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए जो है नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने तथा आनुवांशिक जानकारी को एकत्रित करता है और इसको स्थानांतरित भी करता है, सही बात है, सही है। डीएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करता है और एकत्रित करके से अगले पीढ़ी में फिर सूचनाओं को केंद्रित करके भेजता है, सही है, संतति उत्पन्न के लिए से जो भी जिम्मेवार हो, सही है, वो काम करता है। वहीं देखिएगा आरएनए जो है इसका प्रयोग आनुवांशिक सूचनाओं को न्यूक्लियस से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए के प्रतिलिपि को दिशा निर्देशित ले जाने में किया जाता है, सही है, सही बात है, सही है। देखिएगा आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में वो मुख्यतः भाग लेता है, सही है। तो आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, सही है, केंद्रक को ये सूचना देता है और वहाँ से राइबोसोम में प्रोटीन को बनाने के लिए, सही है, डीएनए प्रतिलिपि के दिशा अनुदेश जो है दिशा अनुदेश के रूप में कार्य करके, सही है, तब हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये आरएनए का बेसिक रूप से काम होता है। वहीं अगर मान लीजिए छठा में बात करूं डीएनए आरएनए में, सही है, कम से कम मान लीजिए थोड़ा बहुत अंतर हो तो 4-5 तो अंतर याद ही रखें, क्योंकि कंपटीशन में या मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे तो आप जरूर बताइए। खास करके 11-12 के लिए मैं उनको लिए कह रहा हूँ कि उनको जरूर पूछता है, सही है, ध्यान रखिएगा, और जनरल कंपटीशन में तो देता ही है, सही है। छठा अगर देखा जाए तो डीएनए हेलिकस ज्यामितीय तथा 2 रूपों में दी गए रूपों में होती है। यह अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है, डीएनए, सही बात है, सही है। और आरएनए जो हेलिकल ज्यामिति के एक के रूप में रहता है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, सही है। इसलिए देखिएगा कि जो गर्भवती माताएं होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको जो गर्भ धारण की रहती है उनको कभी भी जो है डॉक्टर जो है मतलब कभी एक्सरे करवाने की सलाह नहीं देते, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है क्रोमोजोम या मान लीजिए डीएनए डैमेज कर जाता है, सही है। अब क्रोमोजोम डैमेज कर जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो है मतलब हो सकता है कि बच्चे में डिसऑर्डर हो जाए, बच्चे में बीमारियां हो जाए, हो सकता है बच्चा लंगड़ा लुल्ला हो जाए, हो सकता है उसका आंख ना हो, सही, हो सकता है उसका हार्ट ठीक से ना बन पाए, सही। तो कुछ एक जीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही। एक्सरे फिल्म पास करने की वजह से उस बच्चे का क्रोमोजोम डैमेज कर जाता है, इसलिए कभी भी गर्भवती महिलाओं को से एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, सही है। हमेशा डॉक्टर की देखरेख में जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए मैं लौटता हूँ डीएनए की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आरएनए में अंतर क्या बता रहा था मैं, अगर 7वें की बात करूँ, नंबर 7 में क्या अंतर है तो देखते हैं इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन नामक 4 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, सही बात है। अगर वही बात करूं इसमें आरएनए में तो आरएनए में थायमिन नामक क्षार जो है वो नहीं होता है, उसके जगह पर यूरासिल नामक क्षार हुआ करता, सही। मैंने एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया और यूरासिल रहेगा, सही है, आरएनए में। वहीं मैं अगर 8वें अंतर की बात करूं तो किसी भी सेल के लिए डीएनए की मात्रा तय होती है, बात सही है। और किसी भी सेल के लिए आरएनए में देखूं तो आरएनए की मात्रा जो है वो बदल सकती है, उसके लिए वो फिक्स नहीं होती, तय नहीं होती है, सही है, ये देखा जाता है। अगर मान लीजिए 9वें अगर डीएनए आरएनए में बात करूं तो डीएनए में फॉस्फेट समूह 5 कार्बन शुगर स्थित रहता है जिसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। मतलब ये 4 नाइट्रोजनी बेस वाला 2 न्यूक्लियोटाइड किस्म का ये बना होता है, सही, ये वाला डीएनए। और आरएनए की मैं अगर बात करूं तो आरएनए में फॉस्फेट समूह
5 कार्बन शुगर वाला, मतलब कम स्थिर राइबोसोम या 4 नाइट्रोजनस बेस युक्त जो है अकेला ये बना लेता है, आरएनए का निर्माण कर लेता है। अगर मान लीजिए मैं 10वां की बात करूं तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए अगर इधर देखा जाए तो आरएनए मुख्य रूप से केंद्रक तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए अगर मान लीजिए 11वां नंबर बात करूं तो डीएनए के बेस पेयरिंग में एटी और जीसी रहता है कोडॉन के रूप में से, मैंने एडेनिन थाइमिन और ये ग्वानिन साइटोसिन रहता है। और इसमें आरएनए की बेस पेयरिंग में देखूं तो एडेनिन रहेगा, इसके बाद यूरासिल रहेगा, और इसमें देखिएगा तो ग्वानिन और साइटोसिन इसके साथ बाइंडिंग करता है आरएनए में देखिएगा। मैं अगर 12वां बात करूं, सही है 12वां, तो यह न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला मिलकर 2 फंसे हुए अणु रहते हैं जिससे मिलकर डीएनए बनता है। कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे पीछे मैंने चित्र भी दिखाया है, सही है, वही कहता है मिलकर डीएनए बना रहता है। अगर वही बात करूं न्यूक्लियोटाइड में तो न्यूक्लियोटाइड की छोटी श्रृंखला वाले एकल भूग्रस्त हेलिकल्स जिसके द्वारा यह मिलकर आरएनए बनाता है, आरएनए तैयार करता है। वही अगर फिर से मैं 13 नंबर की बात करूं तो 13 नंबर में देखते हैं डीएनए एक लंबी बहुलक श्रृंखला है और आरएनए एक छोटी बहुलक श्रृंखला होती है, सही बात है। अगर 14वां की मैं अगर बात करूं, सही है, तो इनके देखा जाए प्यूरिन एवं पैरामिडिन में एक अनुपात समान होती है, सही है, सही बात है। प्यूरिन और पैरामिडिन 2 नाइट्रोजनस बेस के कंपाउंड है, सही है, इसी में, सही है, मतलब अगर देखा जाए तो प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, सही है, वहीं पैरामिडिन के अंतर्गत देखा जाए तो थाइमिन और साइटोसिन आते हैं, सही है। पाइसाई थाई क्वाड के रूप में अगर याद रखिएगा ट्रिक काम करेगा। वहीं एडेनिन में तो एडेनिन ग्वानिन, और एडेनिन में मतलब प्यूरिन को देखा जाए तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों को समेट लिया जाता है, उसमें दिखाया जाता है। तो इनके प्यूरिन और पैरामिडिन के अनुपात समान होते हैं। इनमें देखा जाए तो प्यूरिन तथा पैरामिडिन के अनुपात समान नहीं होते हैं आरएनए में, सही है। ये कुछ एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक अंतर है जो डीएनए और आरएनए को मुख्यतः एक दूसरे से अलग करता है। थोड़ा बहुत अंतर एक और दिखाया हूँ, मैं लिखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, सही है। अगर देखिएगा छोटे बहुत अंतर से जो आपको कम समय में याद रह जाए तो डीएनए में देखिएगा अगर 1 नंबर देखा जाए डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा में बनी होती है, शर्करा का बना होता है। वहीं आरएनए देखा जाए तो राइबोज शर्करा की बनी होती है। पीछे भी मैंने दिखा थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए में। अगर दूसरे की बात करूं इसमें देखिएगा थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है आरएनए में, सही बात है, सही है। वहीं डीएनए में देखिएगा तीसरे अंतर के रूप में मोटा मोटी मैं लिख के बता रहा हूं, सही, अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्र का बना होता है डीएनए। वहीं देखिएगा तो ये केवल एक ही सूत्र का हेलिक्स का बना हुआ रहता है आरएनए। यहाँ देखा जाए अगर 4 नंबर की मैं बात करूं तो यह अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर यह आरएनए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये डीएनए। वहीं अगर मैं आरएनए की बात करूं तो यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता और यह प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में भी यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है आरएनए, बताता है ये मुख्यतः, सही है, मैंने पीछे दिखाया। अगर मैं 5वां बात करूं तो यह केवल केंद्रक के द्वारा क्रोमेटिन सूत्रों के द्वारा ही पाया जाता है, सही है, सही है। और ये देखिएगा यह केंद्रक के केंद्रिकीय द्रव केंद्रिकम है, सही है। और वहीं कोशिका द्रव में बात करूं तो इसमें भी ये पाया जाता है आरएनए, सही है, आरएनए पाया जाता है। फिर अगर मैं 6ठा बात करूं इंपॉर्टेंट रूप से, सही है, तो यह द्विगुणन ड्यूप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में अपने समान अणु को उत्पन्न करता है, सही है, ड्यूप्लीकेशन करे या रेप्लिकेशन के द्वारा अपने संख्याओं को बढ़ाता है। वहीं अगर आरएनए की मैं बात करूं तो द्विगुणन के गुण में नहीं पाए जाते हैं, सही है, आरएनए में होता ही नहीं है, सही है। इसका निर्माण जो है डीएनए अणुओं के द्वारा ही मतलब निरंतर जो है ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है। मतलब डीएनए जो है जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उसी में एमआरएनए तैयार कर लेता है, मैसेंजर आरएनए। मैं पहले भी वीडियो में दिखाया हूँ, सही, आप मेरे पीछे बॉक्स में जाके लिंक बॉक्स में अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मैंने दिखाया ये चीज़ें। मतलब डीएनए डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए तैयार कर लेता है। ये छोटा रूप में अगर मान लीजिए उतना बड़ा याद नहीं रहे तो आप इस डीएनए में आरएनए में अंतर को आप आराम से देख सकते हैं, सही है। चलिए मैं ये दिखाया आपको कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है। वहीं अगर मैं अगले टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो अब मैं दिखाता हूं कि टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, सही है, समझिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बहुत ईजी भाषा में समझा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होता है, सही। आप देखेंगे ना मित्रों तो डीएनए के भी प्रकार होते हैं, सही है। तो डीएनए देखा जाए तो मतलब अगर मैं बेसिस पर बात करूँ तो कह सकते हैं आप ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म डीएनए कह दें इसको। अगर दूसरी बात करूं तो दूसरी होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ये बी फॉर्म डीएनए है, सही है। अगर तीसरी में बात करूं तो सही है सी फॉर्म ऑफ डीएनए ये रहता है। अगर चौथी बात करूं तो डी फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है, डी फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है। अगर पांचवी बात करूं मैं से तो पांचवी ई फॉर्म
डीएनए भी होता है, सही है। अगर छठा में बात करूं तो छठा जो है, छठा नंबर जेड फॉर्म डीएनए भी होता है, सही है। तो कुल मिलाकर डीएनए जो है इतने प्रकार के होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ई फॉर्म और जेड फॉर्म डीएनए होता है, सही है। तो ये कुल मिलाकर इतने फॉर्म, इतने प्रकार के डीएनए होते हैं, सही है। अगर मान लीजिए इनमें भी देखा जाए, सही है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डीएनए होता है वो होता है, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखूं तो मतलब आप कहेंगे बी फॉर्म ऑफ डीएनए और इधर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, सही है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और प्राय जो है एग्जाम बेसिस से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको क्वेश्चन जो है प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, सही है, कि बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए क्या होते हैं, सही है। जनरल कंपटीशन में खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके ऊपर देखते हैं मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए, सही है। देखिएगा बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया इसको, सही है, कि जो राइट हैंड रोटेट कर जाए, जो मतलब इस तरफ ये राइट हैंड, ये वैसे ये काम कर रहा है, ये राइट है जैसे लिख रहा हूँ, इधर लेफ्ट हुआ, सही है। तो जो मतलब इसके तरफ ऐसे करके रोटेट करे, ऐसे करके रोटेट कर जाए तो वो हो गया राइट हैंडेड डीएनए, सही है, जिसको हम लोग कहेंगे ये वाला ये बी डीएनए है, बी डीएनए। अगर मान लीजिए वो इस तरफ ऐसे मूव कर जाए, ऐसे, सही है, मैंने लेफ्ट रोटेटेड हो, सही है, तब इसको हम लोग कहेंगे जेड डीएनए, सही है, ये जेड डीएनए है। इसमें मतलब क्रोटन का मैंने पत्ता भी बना के दिखाया आपको, सही है। तो ये सही है, मतलब अगर LaCl3 अगर रख दें, सही उपस्थिति में डाल दें तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए बन जाएगा। 80D8 केमिकल की उपस्थिति में अगर इसको रख दिया तो ये फिर जो है मतलब बी डीएनए का फॉर्म कंडीशन ले लेगा, सही है। जो राइट तरफ झुका हो वो बी डीएनए और जो लेफ्ट तरफ झुका हो, बायां तरफ झुका हो, उसको जेड डीएनए कहते हैं, सही है। अब मैं इन दोनों के बीच आपको अंतर दिखाता हूं कि क्या अंतर पाया जाता है इन दोनों के बीच, समझिएगा, बहुत ही सुंदर सा, सही है। मतलब ये अभी तुरंत मैंने बोला था, सही, आपको दिखाया था ये वाला बी डीएनए और ये जेड डीएनए, सेम इसी तरह मैं अंतर भी दिखा रहा हूँ, सही। इधर लिखा हूँ बी डीएनए, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर है, सही है, कि क्या अंतर पाया जाता है दोनों के बीच, ये समझिएगा, सही है, बड़े ही इजी में। जैसे इधर लिखा हूँ बी डीएनए और इधर जेड डीएनए होता है, सही है, मतलब राइट हैंड क्वालिट, सही है, जो मतलब दाहिने तरफ मुड़ा रहे, जो दाहिने तरफ से हेलिकल रूप में कुंडलित धागा के रूप में मुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग कहेंगे बी डीएनए, और जो लेफ्ट साइड हैंडेड जुड़ा हुआ, सही, जो मतलब बायां वर्त रूप में घुमावदार हो, उसको हम लोग कहेंगे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, सही है। लेफ्ट साइड के रूप में रहे जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, सही। अगर दूसरा बात करूं तो ये पहला था, सही। अगर दूसरा बात करूं तो इसमें शर्करा फॉस्फेट का जो है नियंत्रित आधार होता है, नियमित रूप से आधार होता है शर्करा फॉस्फेट का, और जेड डीएनए में देखा जाए शर्करा फॉस्फेट का अनियमित आधार होता है, सही है। शर्करा फॉस्फेट डीएनए का एक क्रम पाया जाता है, उसमें अनियमित आधार जो होगा, इसमें नियमित आधार हो जाएगा। अगर मैं वहीं तीसरे नंबर की बात करूं बी डीएनए और जेड डीएनए में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, MBBI एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता। प्रत्येक घुमाव की दूरी जो है, मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर की दूरी बी डीएनए में 10 बेस पेयर लगे होते हैं, सही है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से जो डीएनए का क्रम रहता है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस का क्रम रहता है ये 10-10 को लगा रहता है, सही है। मतलब ये इस बी टाइप में डीएनए में से, और वहीं चलेगा जेड टाइप डीएनए में, इस तरह से देखिएगा तो इसके अंदर जो है कम से कम 12 नाइट्रोजनस बेस पेयर लगे रहते हैं। इसको मैंने लिख दिया हूँ, सही है, आपको कहीं से दिक्कत नहीं हुई। ये रहा, ये 10, ये वाला 10, सही है। वहीं देखिएगा ये जो है ये 22, मतलब 12 पेयर जो है जेड डीएनए में 12 पेयर नाइट्रोजनस बेस का क्रम लगा रहता है डीएनए के अंदर में, सही है। ये इस तरह से देखिएगा आप, इस तरह से लेफ्ट रोटेटेड, इसके अंदर जो ये नाइट्रोजनस बेस की जो दूरी होती है वो 12 जोड़ी, मतलब 12 बेस पेयर लगे होते हैं जेड डीएनए में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के कम से कम कितने पेयर होते थे, 10, और जेड डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर होते हैं, तो वो 12 बेस पेयर होते हैं, सही है। तो ये दो काम करता है। अगर मान लीजिए मैं चौथे की बात करूं, सही है, तो इसका ट्विस्टेड जो होता है, मतलब ये घुमाव जो होता है वो 36 डिग्री पर लगभग होता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर इस जेड डीएनए में अंतर देखा जाए तो ये मुख्यतः 30 डिग्री पर ट्विस्ट कर जाता है, घूम जाता है, मूव कर जाता है, सही है। पांचवें के अगर मैं अंतर की बात करूं तो पांचवें में देखेंगे डीएनए का अणु का व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रम होता है, सही है। चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है। वहीं ये बी डीएनए, अगर मैं जेड डीएनए की बात करूं तो जेड डीएनए का व्यास जो है वो 18 एंगस्ट्रम हुआ करता है, 18 एंगस्ट्रम, ये मैंने देखा है, सही है। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं आगे चलूँ तो देखिए क्या लाया हूँ, सही है। ये देखिएगा बी डीएनए में अगर छठा नंबर में बात करूँ, प्रत्येक घुमाव की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रम। जैसे कि मान लीजिए ये डीएनए है, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रम, सही है, 34 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम अगर मान लीजिए 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर होता है,
वहीं 1 एंगस्ट्रम अगर मीटर में बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है। सही, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया हूँ, सही है, ताकि आपको दिक्कत न समझने में, तो लिख लीजिएगा। तो बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रम होती है एक घुमाव की, एक कुंडलित रचना की। वहीं अगर जेड डीएनए की बात करूं तो जेड डीएनए में देखेंगे प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी जो है 45 एंगस्ट्रम होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है 45 एंगस्ट्रम। अगर 7वां देखा जाए तो आपसी वाली जो शर्करा होती है, सही है, कि अणुओं की दिशा जो होती है वो एक जैसी होती है। सही है, आपस वाली शर्करा अणुओं की दिशा जो एक जैसी होती है। इसमें अगर देखा जाए तो आपस वाली शर्करा के अणुओं की दिशा जो है वो विपरीत हो जाती है। इसमें देखिएगा, सही है, जेड डीएनए में। अगर मैं वहीं 8वां नंबर बात करूं तो 2 पास के नाइट्रोजनस बेस की जो बीच की दूरी होती है, मतलब नाइट्रोजनस बेस का जो डीएनए क्रम रहता है, अगर मान लीजिए इस तरह से ये इनके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की दूरी वो 3.4 एंगस्ट्रम होती है। सही है, इसमें बी डीएनए में 3.4 एंगस्ट्रम लिख दिया हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही है, और वहीं मतलब जेड डीएनए की बात करूँ तो इन 2 पास वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर की बीच की दूरी जो होती है वो 37 एंगस्ट्रम होती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सही है, 37 एंगस्ट्रम ना कहें, 3.7 जो है एंगस्ट्रम होता है, पॉइंट में ये है। सही है, 3.7 एंगस्ट्रम, और ये 3.4 एंगस्ट्रम होती है। सही है, तो यह कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपको बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताया आपको मैंने। सही है, आज मैंने अच्छे से आपको सही डीएनए आरएनए में पहले अंतर बताया, सही है, और उसके बाद डीएनए के प्रकार बताया, और डीएनए के प्रकार में भी सही मुख्यतः जो डीएनए का प्रकार है वो बी डीएनए और जेड डीएनए है, इन दोनों में मैंने अंतर बताया। सही है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आप इन चीज़ को समझेंगे, आपको मतलब एग्जाम पर्पज से आपको बहुत ये हेल्प करेगा, मदद भी करेगा। सही है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, जो बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सही है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं या मान लीजिए जिनको जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कम देता है वो लोग भी इनको देखें, सही है, समझें। सही है, और मतलब उनको जो है एग्जाम पर्पस पर भी लाभ उठाएं। सही, एग्जाम में वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही, मैं इतना नीट एंड क्लीन जो है आपको बता रहा हूँ, मतलब बायोलॉजी की हर एक क्लास जो होती है वो बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। सही, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सही है, तो कृपया आप जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है, आप अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन बॉक्स तक पहुंचे, आप आसानी से, सही है, आप आसानी से हमारे वीडियो का लुत्फ ले सकेंगे। सही है, इंटरेस्टिंग वीडियो रहता है, काफ़ी ज़्यादा से आप उसको देखा करें। सही है, मैं पुनः एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। सही है, थैंक यू सो मच। सही है, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।